Hello बच्चों, very good morning to all of you. Welcome to my channel Thus the Learning Point. Today we are discussing about lecture number 12 heights and distances of trigonometry part, जो भी एक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। इस ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के पहले भी कई सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक है हमारा, जिसमें हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके एग्ज़ाम में 1 और 2 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं इसमें हाइट एंड डिस्टेंसेस का रोल क्या होता है। तो अगर यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन पे हाइट एंड डिस्टेंसेस, तो हाइट का मतलब आप समझ सकते हैं, कोई अगर ये एक सपोज दैट बिल्डिंग है। पहले हम किसी बिल्डिंग को थोड़ा सा समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें पहले बेसिक चीज़ें समझिए। सपोज दैट हमारे पास एक ये बिल्डिंग है, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है सपोज दैट। चलिए बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हर स्टोरी पे फ्रंट पे एक ऐसा विंडो दिया हुआ है, ओके। और आप इस बिल्डिंग के सामने यहाँ कहीं खड़े हैं। सपोज दैट आप इस पॉइंट ओ पर खड़े हैं, ऐसा कुछ है। इस पॉइंट ओ पर खड़े हैं। सपोज दैट आपको बोला जाए कि आप थर्ड स्टोरी, सपोज दैट किसी में भी इस विंडो पर कोई पर्सन एक खड़ा है, उसको देखिए। तो आप कैसे देखेंगे? आप ऐसे देखेंगे या इधर देखेंगे? आप क्या देखेंगे? आप उस पर्सन को देखेंगे। उस पर्सन को अगर इस पॉइंट से देखा जाए तो आप कुछ ऐसे ही उसको देखेंगे। मतलब आपका जो उसको देखने का एंगल होगा वो कहाँ से मेजरमेंट होगा? बेस से मेजरमेंट होगा। मतलब थीटा हम यहाँ से लेंगे। मतलब क्या है कि आप किसी सरफेस से कितना एंगल ऊपर अपने आइज़ को या हेड को करते हैं। अगर अपने आइज़ या हेड को आप ऊपर की तरफ कर कर उसको देख रहे हैं, तो जितना एंगल आप ऊपर की ओर मूव करते हैं ऐसे, तो वो क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। सपोज दैट कोई पर्सन यहाँ बैठा है, आपको उसको देखना है। ये लीजिए, आप इस एंगल पर देख रहे हैं। सपोज कोई पर्सन यहाँ बैठा है या कोई छत पे खड़ा है, तो आप उसको देखेंगे तो आप हर बार न्यू एंगल ही ड्रा करेंगे। कोई नीचे है तो जितना हाइट चेंज होती जाएगी, आपके देखने का एलिवेशन भी चेंज हो जाएगा। पॉइंट ऑफ एलिवेशन भी अलग अलग, एंगल ऑफ एलिवेशन भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। मतलब जैसे जैसे आप किसी चीज़ को ऊपर की तरफ मूव करके ऐसे देखते चले जाएंगे, तो आपके फेस का जो चेंज होगा, एंगल चेंज होगा, आइज़ का जो एंगल चेंज होगा, वही एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब सपोज दैट इसका अपोजिट समझते हैं। इसका अपोजिट ये है कि इस बिल्डिंग पर आपका कोई फ्रेंड है, वो खड़ा है। ये वो सपोज दैट यहाँ पे कोई रोड पे पर्सन है, उसको देखना। इससे दोनों डायग्राम अलग अलग हैं, उसका मीनिंग यहाँ पे हमने समझ लिया है। अब यहाँ से कोई पर्सन आप इस पॉइंट को देखेगा, तो इस पॉइंट को देखेगा तो ऐसे ही देखेगा, लेकिन जो एंगल होगा वो हॉरिजॉन्टल से लिया जाएगा। वो कितना होगा? थीटा। सपोज दैट यहाँ पर कोई पर्सन है, वो इस पॉइंट को देखेगा तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना एंगल वो ड्रा करेगा डाउनवर्ड, वो क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जब भी ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे 2 वर्ड्स आपको बार बार देखने को मिलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिस्पर्शंस। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? सपोज कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, और किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर देखता है, ऊपर की ओर ऐसे फेस करके अगर देखता है, तो उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन हम लिखते हैं। और कोई ऑब्जेक्ट सपोज दैट अपने से नीचे किसी चीज़ को देखता है, तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन हो सकता है। इवन ये भी हो सकता है, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहीं छत पे ही खड़ा हो। ये भी हो सकता है कि आप अगर ग्राउंड पे खड़े हैं
समझिएगा बात को, अगर ग्राउंड पे खड़े हैं और आप नीचे की तरफ किसी चीज़ को देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपकी लाइन यहाँ पे होती है, आइज़ यहाँ पे होती हैं, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ये ऐसे आप देख रहे हैं तो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, मतलब क्या है, ये भी एंगल ऑफ डिस्पर्शन हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिफरेंस एंड एंगल ऑफ एलिवेशन में दोनों में जो वैल्यूज़ आती हैं उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हमें समझना है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स उनको लिख लेते हैं हम। और पॉइंट्स आर, व्हेन any object placed above the level of our eyes, then the angle between HL means horizontal line and LOS means line of sight is called angle of elevation। यहाँ पे HL का मतलब हमारा horizontal line है, हम अभी डायग्राम बना के उसको समझाएंगे। दिस इज horizontal line एंड दिस इज line of sight, ये सारी line of sight है, मतलब हम सिंगल एंगल की बात करेंगे तो अगर हम इस पर्सन की बात करते हैं तो ये लाइन ऑफ साइट होगा। ठीक है, और जितनी हाइट पे ये प्लेस्ड है वो क्या होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से खड़े होकर देख रहे हैं और हमारा सर ऊपर की ओर उठ रहा है ऐसा कुछ, तो उसमें क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे देख रहे हैं, मतलब हम हाइट पे हैं, ऑब्जेक्ट नीचे है, हम उसको ऐसे देख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारी आइज़, हमारी फेस डाउनवर्ड होगा, मतलब नीचे की ओर झुकेगा, उसमें क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो आपको ये समझना है। अब इसमें दो पॉइंट्स है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिलो द लेवल ऑफ आवर आइज, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं वन बाय वन इसका डायग्रामिक फंक्शन क्या होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। सपोज दैट हमारे पास एक कोई पिलर है, लाइट का पिलर भी हो सकता है, आपके घर का पिलर भी हो सकता है। ये एक पिलर है, इस पिलर को एक पर्सन है जो इतनी दूरी पे खड़े होके देख रहा है। सपोज दैट ओ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, उसकी आइज़ ओ पर ही हम मानते हैं। जब तक क्वेश्चन पे किसी ऑब्जर्वर की हाइट को मेंशन ना किया जाए तो हम उसे ग्राउंड फ्लोर से ही मानेंगे। अगर हमने बोल दिया कि ऑब्जर्वर की हाइट 1.5 मीटर है, 1.2 मीटर है, तब आप ऑब्जर्वर को मेंशन करेंगे, ऑब्जर्वर को बनाएंगे और उसकी हाइट मतलब यहाँ करेंगे और उसकी आइज़ को यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे। जब तक ऑब्जर्वर के बारे में कोई बात नहीं की जाती, केवल और केवल उसकी डिस्टेंस बताई जाती है कि ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है और उसकी कोई हाइट नहीं बताई जाती, तो आपको ग्राउंड फ्लोर से ही हाइट को लेना है। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। तो आपको क्या करना है, कोई पिलर है, सपोज दैट दिस इज पिलर, ये पिलर यहाँ पे है। हमने बोला कि इसके टॉप पे, पिलर के टॉप पे एक बर्ड बैठी है, चिड़िया बैठी है, या पिलर पे टॉप पे एक लाइट लगी है, या पिलर के टॉप को देखा जा रहा है ऑब्जर्वर द्वारा। तो जब ऑब्जर्वर यहाँ से पिलर की लाइट को देखेगा तो कुछ वो कैसे देखेगा, पिलर की हाइट को देखेगा, ये देखेगा। ठीक, तो जब पिलर की हाइट को वो देख रहा होता है तो पिलर के जो फुट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, पिलर का फुट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पिलर का टॉप बोलते हैं, और ये तो पिलर ही है। ठीक, ये तो पिलर ही है। तो ये टोटल क्या होती है, पिलर की हाइट, इसको हम एस से डिनोट करेंगे। पिलर की हाइट होती है। अब हम जिस प्लेस से पिलर को देख रहे होते हैं उस प्लेस पे जो पॉइंट होता है वहाँ से पिलर के टॉप को देखने पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब HL और लाइन ऑफ साइट के बीच, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में LOS भी बोल देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट क्या होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की कोई पॉइंट, उस ऑब्जेक्ट का पॉइंट और हमारे आइज़ के पॉइंट को दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, लाइन ऑफ साइट। मतलब जिस साइड पे हम देख रहे हैं वो लाइन ऑफ साइट, वो लाइन जो आ रही है उस साइड से लाइन ऑफ साइट कहलाती है। और जो ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसके फुट से, नीचे से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसको थीटा, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। राइट, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं।
तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड लाइन ऑफ साइड एंड हाइट। ठीक है, अब हम इनके डायग्रामिक फॉर्मूले कैसे डिराइव करेंगे, हमें इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस डायग्राम में कुछ ऐसा इसको मेंशन कर लें, दिस इज एच, इसको हम हाइट बोलेंगे। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को x से डिनोट कर दें और यहाँ पे थीटा मेंशन कर दें, तो बताइए अगर हमें क्वेश्चन पे अगर हमें h मालूम है तो क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसको O, A एंड B। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पे बता दिया है कि पिलर की हाइट दिया है, समथिंग दिया है, तो आप वो और एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है, तो वो ऑब्जेक्ट पिलर से कितना डिस्टेंस पर है, कितना ऑब्जर्वर कितना दूरी पर है, x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे? हम tan थीटा का यूज करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू होता है, हमने आपको बता रखा था कि फार्मूला जब भी निकालते हैं तो PBP एंड HHB का यूज करेंगे। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर फिर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट से कोसेक। जैसे सीधा आएंगे तो साइन कॉस टैन होगा और उल्टा जाएंगे कॉट से कोसेक, मतलब दिस अपान दिस होने लगेगा। तो टैन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, AB अपान OA। सिंप्लीफाई करने में हम टैन की जो भी वैल्यू दिया रहेगा 30, 60, 40 उसको हम वैल्यू पुट कर देंगे। सपोज दैट हमने यहाँ 30 ले लिया तो टैन 30 पुट करेंगे। ए बी की वैल्यू सपोज दैट हमको पता है, हमने माना कि 10 दिया है क्वेश्चन पे तो हम 10 रख देंगे। अपान ओ ए एक्स को निकालना है। सिंप्लीफाई करने में टैन 30 की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है, 1/√3 होती है। टैन 30 की वैल्यू कैसे याद रखना है, आपको साइन 30 की वैल्यू पता है 1/2 है, तो cos 30 √3/2 होगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/3 फाइंड आउट होगा। 1/√3 इज इक्वल टू 10x। हियर सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 10√3। तो मतलब कहने का कि अगर आपको एंगल गिवन है और एक भी हाइट गिवन है तो आप उस ऑब्जर्वर को, ऑब्जर्व करने वाले की डिस्टेंस को उसके फीट से निकाल सकते हैं। सपोज दैट इसी क्वेश्चन पे हाइट ना दिया होता, इस x की वैल्यू 10 दिया होता, सपोज दैट 10 दिया होता, तो ऐसे ही फार्मूला प्लेस करेंगे, यही सेम वैल्यू रखेंगे। बस यहाँ पे हाइट के जगह में हम हाइट रखते और x की जगह में 10 रख देते। यहाँ पे 10 आता और यहाँ पे हाइट होती। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे यह कितना आ जाता, h इज इक्वल टू 10/√3 आ जाता। आंसर में थोड़ा सा चेंज आ जाता। ठीक है, तो ऐसे हम हाइट को निकाल सकते हैं और किसको निकाल सकते हैं, ऑब्जर्वर की डिस्टेंस को निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे हम मोस्टली tan और cot का ही फार्मूला अप्लाई करते हैं। आप साइन का भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन साइन के अप्लाई करने के लिए आपको हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन उससे भी आएगा, बट वहाँ पे आप x के टर्म में हाइपोटेनियस वाले निकालिए, फिर tan पे बनाइए, आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो बेस्ट यही होगा कि आप tan थीटा और cot थीटा का पहले यूज करें। अगर उससे क्वेश्चन नहीं निकल रहा है तब आप कई और ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में आप समझ गए होंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज कैसे करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन, ये भी कंडीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर प्लेस्ड बिलो द टॉप पॉइंट, किसी टॉप पॉइंट से नीचे होना चाहिए। मतलब जैसे हम किसी पॉइंट को देखते हैं तो उस पॉइंट से हम अगर नीचे हैं, ठीक है, या हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, दोनों चीज़ हो सकता है। एबव द हाइट, आवर हाइट, या हमारी हाइट के ऊपर है, हमारे आइज से ऊपर है कोई ऑब्जेक्ट, तब हम एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज करेंगे। और अगर हमारी हाइट से या हमसे, हमारे पॉइंट से वो नीचे है कोई पॉइंट, तो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूज करेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। इसी में अगर देखा जाए, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है, किसी टॉप पे बैठा है, मान लीजिए ये उसका हाउस है, हाउस पे टॉप पे बैठा है और वो टॉप से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, रोड से कोई जा रहा है, ये
रोड से आने जाने वाले को देख रहे हैं बैठ के यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन ऑफ साइट कुछ ऐसे आएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन हम इसको अडॉप्ट करेंगे, इसको अब नहीं लेंगे, हम हॉरिजॉन्टल लाइन इसको लेंगे और यहाँ से जो एंगल बनता है थीटा, वही क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम लाइन ऑफ साइट और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। अब यहाँ पर भी वही बात है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता है वो क्या होता है, वो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन ही कहलाता है। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि ऑब्जर्वर ऊपर होगा और जो पॉइंट जिसको व्यू कर रहा देख रहा है वो पॉइंट नीचे होगा। तो अगर हम दोनों का डायग्राम एक साथ बनाने की कोशिश करें तो आपको समझ में आना चाहिए। सपोज दैट हमारा ऑब्जर्वर ये है और सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है। ये भी लॉजिक समझ लेते हैं क्योंकि ये लॉजिक भी यूज में आता है। सामने एक आपके बड़ी सी बिल्डिंग है कुछ यूँ और आपकी बिल्डिंग कुछ ऐसे है। समझिएगा बात को, आपकी बिल्डिंग बहुत छोटी है, आप अपने बिल्डिंग पर ही खड़े हैं। सपोज दैट ये टॉप पे आपने छत पे कुछ देखने गए होंगे, खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ से दोनों बिल्डिंग तो बेस पे ही खड़ी होती हैं, दोनों बिल्डिंग ज़मीन पे ही होंगी, अर्थ पे ही होंगी। तो अब यहाँ पे आप टॉप पे खड़े होके बिल्डिंग का नज़ारा ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप टॉप पे देख रहे हैं, सपोज दैट कोई पर्सन यहाँ पे घूम रहा है, उसको आप देखना चाह रहे हैं, तो उसको अगर आप देख रहे हैं तो कैसे देखेंगे, नीचे के ऊपर? आप ऊपर की तरफ देखेंगे, मतलब आप कुछ ऐसे देखेंगे, ठीक है। अब इस केस में आप जहाँ पे खड़े हैं या आप जहाँ पे आपका आइज़ है वहाँ से एक लाइन हॉरिजॉन्टल भी जाएगी। दिस इज़ योर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो इस केस में आपका लाइन ऑफ साइट तो ये है और हॉरिजॉन्टल लाइन ये है और यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब सपोज दैट आपका मन कर रहा है नीचे देखने का भी, कोई और भी है नीचे, इसको देखना है, ठीक है। अब आप इसको देखना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, मतलब आप नीचे की तरफ देखेंगे ऊपर से। तो उस समय क्या है, उस समय भी हॉरिजॉन्टल लाइन यही रहेगा, बट आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन के बजाय यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। आप डिप्रेशन का मीनिंग ही समझिए कि नीचे थोड़ा सा अपने आप को नीचे देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप θ2 सपोज दैट ये 1 था, तो नीचे देखने का जो पॉइंट होगा, सपोज दैट ये O है, इसको या तो P2 मान लो, इसको P1 और O से आप देख रहे हो, ठीक है। तो इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा और दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन सेम रहेगा, इसमें भी लाइन ऑफ साइट ही होगा। तो फाइनली आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों में तो एंगल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में है, तो डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस आपको सामने दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट जब ऐसा हो कि आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो लाइन ऑफ साइट तो ही रहेगा, क्योंकि साइट को देखने की लाइन को साइट लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और इसमें भी आप किसी साइट को देख रहे हैं, किसी प्लेस को, किसी पर्सन को देख रहे हैं, तो लाइन ऑफ साइट यही होगा। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन वो दोनों का सेम होगा। इस केस में आप जब देखेंगे तो आपके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन से ये डाउनवर्ड एंगल बनेगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से अपवर्ड एंगल बन रहा है, बस इतना ही चेंज है और कुछ नहीं चेंज है। दोनों में एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन लाइन ऑफ साइट के बीच में ही होगा। आप इसमें कंफ्यूज बहुत होंगे क्योंकि ऐसा ये टॉपिक ही है, इसमें बार बार क्वेश्चन पे बच्चे एंगल में ही गलतियाँ करते हैं, एंगल लेने में ही गलतियाँ करते हैं। अगर उसको आपने सही कर लिया तो क्वेश्चन बहुत ही छोटा होता है। आपको tan लगाना है, तुरंत आपका x y की वैल्यू जो भी है फटाफट आ जाएगी। आपको इसमें मेन क्या है कि डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम कैसे बनेगा उसको अच्छे से लैंग्वेज को पढ़िए और उसके डायग्राम को ड्रा करिए। अगर डायग्राम आपने ड्रा कर लिया तो क्वेश्चन बस 1 ही मिनट का होता है, 130 सेकंड का होता है, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या अंतर है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर आपने समझ लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब आगे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, आइए देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हमारा ये है, अ वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम
द पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। मतलब हमारा एक कोई पोल है, सपोज दैट कोई पोल है, ग्राउंड पे खड़ा है। जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे ही हम पढ़ते चले जाएंगे, उसे डायग्राम बनाएंगे। एक कोई पोल है, सपोज दैट इसका नाम ए बी है। ये कहाँ है? किसी ग्राउंड पे खड़ा है। चलिए ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे ये पोल खड़ा है। 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। पोल के फुट से, हमने बताया था अभी पीछे कि ये क्या होता है, फुट होता है। इस फुट से पीछे 25 मीटर, कहीं भी, इधर भी ले सकते हैं इधर भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम लेफ्ट साइड 25 मीटर ये ले लिए। एक पॉइंट है 25 सेंटीमीटर अवे, वन पॉइंट है अब द पोल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60। अब क्या है, हमने बताया था फुट ये है तो टॉप ये होगा। टॉप का एंगल कहाँ से, 25 सेंटीमीटर दूरी से अगर देखा जाए टॉप को तो कितना एंगल ड्रा कर रहा है, 60 का एंगल ड्रा कर रहा है। ठीक है, समझ में आई बात, 60 का एंगल ड्रा कर रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको इसकी हाइट बताना है। तो अभी हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन पे कभी ये दिया रहेगा हाइट पूछेगा, कभी हाइट दिया रहेगा डिस्टेंस पूछेगा। बस यही पूरा फंडा है इस क्वेश्चन पे, और सारे टॉपिक्स पे, सारे इसमें चैप्टर में यही करना है आपको। तो यहाँ पे बताइए क्या है, यहाँ पे आपको मालूम है कि ये 60 है, ये हाइट है और ये 25 सेंटीमीटर है। तो बताइए अगर यहाँ पे हमें हाइट को निकालना है तो हाइट और बेस का क्या मतलब, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन किसका होता है, tan का और cot का। तो हम tan का यूज कर सकते हैं तो cot को भी यूज कर सकते हैं। अगर देखें यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, आपको एग्जाम पर्पस बता रहे कैसे लिखना है, OAB। OAB में आपको क्या गिवन है, OA इज टू 25 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू हाइट h गिवन है, हमें निकालना है, एंड एंगल BOA इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप AOB भी लिख सकते हैं, इतना गिवन है। देन अब आप क्या करेंगे, आप tan 30 यूज कर दीजिए। tan 60 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB अपॉन OA। डायरेक्ट आपको फार्मूला प्लेस नहीं करना है, कुछ फार्मूलाइज फॉर्म में आपको लिखना है। अगर फार्मूला के फॉर्म में आप लिखते हैं तो मार्क्स आपको अच्छे से अच्छे मिलते हैं। आप अगर डायरेक्ट इसी को tan 60 दिस अपॉन दिस करके आंसर निकाल कर रख देते तो वहाँ पे हो सकता है कि आप कुछ मार्क्स कट जाएं। तो आपको ऐसे कुछ फॉर्म में लिखना है सोल्यूशन कि आपको गिवन क्या है, इसके बाद क्या प्रोसेस है। tan 60 की वैल्यू आपको पता है, √3 इज इक्वल टू AB हमें पता नहीं है, मतलब h है, और OA हमें मालूम है 25। तो क्या वैल्यू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू 25√3। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। h इज इक्वल टू 25√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब AD इज इक्वल टू BC हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ सकती है। अब √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 25 इंटू √3 की वैल्यू क्या है 1.732। h इज इक्वल टू, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 43.3 समथिंग आएगी, 43.3 सेंटीमीटर या मीटर जो भी रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में मीटर दिया था, आई होप यहाँ पे मीटर था तो मीटर कर लीजिए, तो मीटर रहा होगा तो ये भी मीटर और ये भी मीटर। क्यों? क्योंकि पिलर है, बहुत बड़ा होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा। तो ये यहाँ पे आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है, 1 बाय 1 क्वेश्चन को समझना है। जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको पहले आप समझिए, क्वेश्चन का डायग्राम पहले बनाने की कोशिश करिए। डायग्राम बन जाएगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन ये है कि अ लेडर ऑफ 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल। मतलब एक हमारे पास लेडर है, सीढ़ी है,
सीढ़ी को आप दीवार पे कैसे लगाते हो? सीढ़ी को आपको मालूम है, आप दीवार पे कैसे लगाते हैं लेडर को? कुछ ये वाल होती है, उसमें ऐसे टिका देते हैं, ऐसे। तो ये सीढ़ी कुछ ऐसे ही तो होती है, ये ऐसे तो लगाई जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझिए, अ लेडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल के टॉप तक जस्ट पहुंचती है। तो लेडर को तो आप खड़ी लगाएंगे नहीं, लेडर लगाने का तरीका जो होता है उसको हमें अप्लाई करना है। मतलब लेडर कैसे लगेगी? ऐसे, थोड़ा सा जैसे हाइपोटेनियस टाइप होती है, ठीक है। तो ऐसे टेढ़ी करके लगेगी। तो अब क्या है, इफ द लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द वॉल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है विथ वॉल से 60 डिग्री बना रहा है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, ठीक है। तो हाइट ऑफ वॉल पूछा है। तो बताइए, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा चेंजमेंट किया है। सपोज दैट ये वॉल है, वॉल से एक ये ग्राउंड फ्लोर है, मतलब ग्राउंड है, जहाँ से सीढ़ी को लगाना है। तो वॉल पे सीढ़ी को हम यहाँ तो लगाएंगे नहीं, न यहाँ लगाएंगे न हवा में लगाएंगे, हम लगाएंगे कहाँ? यहाँ, क्योंकि हमको यहाँ चढ़ना है, छत पे चढ़ना है। तो हम सीढ़ी को लगा देते हैं, ये सीढ़ी यहाँ प्लेस कर दिए। अब सीढ़ी प्लेस कर दिए, सीढ़ी की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है? अ लेडर ऑफ 15 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर है सीढ़ी, ठीक है। सपोज दैट यहाँ O है, ये A है और ये B। आपको क्या फाइंड आउट करना है? वॉल की हाइट फाइंड आउट करना है। तो बताइए, अब आपको यहाँ पे जो एंगल गिवन है, एंगल कौन सा गिवन है ये ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एंगल क्या है? वॉल से एंगल 60 डिग्री गिवन है, ये गिवन है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है इफ द लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ वॉल। तो वॉल तो यही है, वॉल से 60 डिग्री यही बन सकता है। यहाँ वॉल है ही नहीं है, तो क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ग्राउंड है। यहाँ ग्राउंड से 60 डिग्री नहीं बन सकता है, हमेशा वॉल से ही बोला जा रहा है, तो वॉल से बनेगा। तो आपको मालूम है कि ये अगर वर्टिकल 90 डिग्री होता है तो ये कितना होगा? 30 डिग्री होता है, जो कि हम निकाल के भी दिखाएंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे गिवन में लिखना है कि आपको क्या मालूम है, OB इज इक्वल टू 15 मीटर एंड हमें निकालना क्या है? AB हमें निकालना है, मतलब H की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। एंगल ABO इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम एंगल, आप इसको डिप्रेशंस नहीं कह सकते हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि डिप्रेशन जब होता है तो वो यहाँ से निकाला जाता है, ये, ठीक है। तो ये उसका क्वेश्चन नहीं है, केवल यहाँ पे ये बताया गया है कि दीवार से वॉल से लेडर कितना एंगल बना रही है, तो उस एंगल को हमें मेजरमेंट करना है। तो ABO अगर 60 है तो एंगल हम AOB निकाल सकते हैं। कैसे करके? यहाँ से हम 90 माइनस 60 करेंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। अब 90 माइनस 60 कैसे है? क्योंकि ऑलरेडी ये 90 तो होता ही है। ट्रायगोनोमेट्री के हिसाब से ट्रिंगल के जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 होते हैं, तो 90 तो पहले से हट गया। तीन दोनों का रिलेशन 90 में होगा, तो अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, मतलब 90 माइनस 60 दैट इज़ 30 डिग्री ऐसे निकाल सकते हैं, राइट। अब हमें ये एंगल मालूम चल गया है। अब बताइए आपको फ्रॉम ट्रायंगल OAB, अगर हम ट्रायंगल OAB में देखें, OAB में हम देखें तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना इजी रहेगा ये देखते हैं। तो आप अगर यहाँ पे अब tan यूज करेंगे तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। tan यूज करने में दिस आएगा, जो यहाँ पे हमें ये भी नहीं मालूम है, तो हम ये भी अननोन और ये भी अननोन, तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मालूम है कि हाइपोटेनियस ये होगा। अगर ये हाइपोटेनियस होगा, दिस इज परपेंडिकुलर, तो आपको ये भी मालूम है कि sin 30 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर हो गया, sin थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर का रेशियो लेंगे और उसमें एंगल कितना आएगा, sin 30। तो यहाँ पे लिख सकते हैं sin 30 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर AB अपान हाइपोटेनियस OB। sin 30 1/2 होता है, AB इज H अपान OB इज 15 सेंटीमीटर, राइट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2H
इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एच इज इक्वल टू 15/2, एच इज इक्वल टू 7.5 मीटर। आपका आंसर यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। और कॉमन सेंस यूज करिए, ये हाइपोटेनियस है, इससे वैल्यू छोटी ही आनी है, ये माइंड पे रहे। कभी अगर आपसे गलती हो जाए, मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसा भी कर देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में फास्ट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, कुछ गलतियां करते रहते हैं, तो आप कोई गलती नहीं करना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऊपर का h इज इक्वल टू 30 कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे गलतियाँ ये भी हो जाती हैं बच्चों से। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो सीढ़ी होगी वो सीढ़ी ऐसे होती है, लेडर तिरछा होती है। अगर वो तिरछा होती है तो हमेशा इससे और इससे बड़ी ही आनी है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रखे हैं कि जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से ग्रेटर ही होता है। हाइपोटेनियस हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से ग्रेटर रहता है, ऑलवेज ग्रेटर रहता है। तो यहाँ पे कभी भी इसकी वैल्यू हाइपोटेनियस से ज़्यादा नहीं आएगी, उसको आपको जज करना है, आंसर चेक कर लेना है कहीं से ज़्यादा तो नहीं आ रही है। अगर ज़्यादा आ रही है तुरंत वैल्यू को आप ध्यान दीजिए और उसको रिप्लेस करके देखिए कहाँ गलती हो रही है और आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। एच इज इक्वल टू 15/2 मीन्स 7.5 मीटर। मीन्स यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 7.5 मीटर। राइट नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन तो हमारा एंड हो चुका है, लेकिन अगर हम बोल देते क्वेश्चन पे बी पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द वॉल, मतलब यहाँ से फुट ऑफ द वॉल, एंड बेस ऑफ द लेडर। लेडर का बेस के बीच की डिस्टेंस बताइए, जहाँ से लेडर लगाई गई है। अगर इसी में क्वेश्चन हम ऐड कर दें कि जहाँ पे सीढ़ी रखी है, बेस जहाँ पे है, और फुट ऑफ द वॉल, वॉल के फुट के बीच के डिस्टेंस बताइए। तो अगर इसको हम एक से जूम कर लें, ये क्वेश्चन पे नहीं है बट हम इसको करना सीखेंगे कि कैसे इसको भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे ये हाइट अभी नहीं मालूम थी, हमने हाइट को भूल जाइए। तो आप क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बेस पूछा है और ये पूछा है, तो आप बताइए कि बेस अपान हाइपोटेनियस का या बेस और हाइपोटेनियस का कोई रिलेशन होता है? तो यस होता है। कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है 30 है, तो कॉस 30 इज इक्वल टू OA अपान OB। क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे OA अपान OB कर सकते हैं। cos 30 होता है √3/2। OA की वैल्यू हमें निकालना है, OB की वैल्यू 15 है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इज इक्वल टू 15√3, मतलब x इज इक्वल टू 15√3/2 मीन्स इसे डिवाइड करेंगे 7.5√3 वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। मतलब हम सीढ़ी जहाँ पे लगी है उससे और दीवार के फुट, वॉल के फुट की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके आप अगर कोई एक एंगल गिवन हो और उसके साथ साथ उसमें कोई भी वन साइड गिवन हो, एनी वन साइड, तो आप बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं, आपको सब कुछ फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now this question, a tower of 30 meter height cast a shadow 10√3 meter long on the ground. Then what is the angle of elevation of the sun? Right? तो आपको ये क्वेश्चन समझना है पहले कि कैसा इसका स्ट्रक्चर, कैसा डायग्राम कैसे बनेगा, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। सबसे पहले आप सोचिए कि एक टावर 30 मीटर हाइट का है। चलिए, क्वेश्चन ने बोला है फर्स्ट लाइन, अ टावर ऑफ 30 मीटर हाइट, तो बस इतने से ही आप एक टावर बना लीजिए। चलिए, ये टावर बन गया, तो टेढ़ा टावर, सीधा टावर बनाओ भाई। ये 30 मीटर का एक टावर है, राइट, नाम दे दो AB। अब क्या कर रहा है टावर, कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। देन अब ये इसकी एक शैडो बन रही है, परछाई बन रही है। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो और यहाँ आपकी परछाई बनेगी, तो आपसे ही कुछ पीछे की तरफ बनेगी, ऐसे कुछ बनेगी।
तो सिमिलरली ये टावर खड़ा है तो इस टावर की परछाई हमेशा सन के अपोजिट बनेगी, मतलब यहाँ अगर सन होगा तो इसकी परछाई इधर बनेगी, सन इधर होगा तो इधर बनेगी। हमने सन को यहाँ ले लिया, सपोज दैट ये है, जैसे इसमें सन यहाँ होगा तभी परछाई पीछे तरफ बन रही है, मतलब शैडो बन रही है। तो बताइए अगर इसकी शैडो बन रही है तो वो 10√3 लंबी है, शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग, तो कहाँ से होगी, इसके बेस से ही तो दूरी पर बनेगी परछाई। परछाई हमेशा बॉडी से टच होके बेस फुट एक ही पॉइंट पे होता है, तो जैसे इसका फुट एक ही पॉइंट पे वैसे इसका भी फुट एक ही पॉइंट पे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 10√3, राइट। ये हमने 10√3 की डिस्टेंस ले लिया, चलिए 10√3 की डिस्टेंस ले लिया। अब बताइए आपसे पूछा है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, मीन्स ये एंगल पूछा गया है, तो इस एंगल को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे ड्रा करना पड़ेगा। अब ये जो सन था, इस सन से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, मतलब इस एंगल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंस यही है, अगर जिसने डायग्राम बना लिया उसका क्वेश्चन विद इन 1 मिनट 2 मिनट में हो जाएगा, और अगर डायग्राम नहीं बना पाए तो क्वेश्चन करते रह जाएंगे, एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपको प्रैक्टिस केवल और केवल डायग्राम बनाने करना है, बस क्वेश्चन हो गया आपका। यहाँ पे क्या है आप यूज करेंगे, आपको क्या मालूम है, अगर इसको देखें तो ये हाइट होती है, मतलब इसको परपेंडिकुलर कह सकते हो, इसको बेस कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, OA इज इक्वल टू 10√3 एंड AB इज इक्वल टू 30, और थीटा हमें क्या करना है, निकालना है। तो फ्रॉम ट्रेंगल OAB हम ट्रेंगल का नाम लिखेंगे, एंड tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस OA होता है। tan थीटा इज इक्वल टू 30 अपॉन 10√3, tan थीटा इज इक्वल टू 10 10 जा 1, 10 1 जा 1, 10 3 जा दिस, मतलब 3/√3 फाइंड आउट हो चुका है। अब 3/√3 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ √3 की वैल्यू करेंगे, है ना। तो कुछ बच्चे यहाँ पे √3 की वैल्यू को प्लेस करेंगे, सॉल्व करेंगे, कहेंगे ऐसा पता नहीं कौन सा एंगल आ गया, ये tan इनवर्स निकालेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा माइंड का यूज करना है। tan थीटा इज इक्वल टू, अगर हम ऊपर की वैल्यू को √3 और √3 लिख दें और नीचे ऐसे ही रहने दें, आपको हमने बताया भी कई बार, √a से जब मल्टीप्लाई होता है तो a ही होता है। तो अगर हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 ही आएगा। तो क्या हम 3 को ये लिख सकते हैं, तो 3 की प्लेस पे हमने ये लिख दिया, और इसको कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू क्या वैल्यू फाइंड आउट होगी, केवल और केवल √3 फाइंड आउट हो जाएगी। और अगर tan थीटा इज इक्वल टू √3 है तो ऐसा कब हो सकता है, जब tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 होगा, मतलब tan 60 डिग्री की ही वैल्यू √3 होती है। तो हम यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं कि वैल्यू से ही उसके एंगल को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब दोनों तरफ tan आ चुका है, tan को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट कैंसिल करने का मतलब काटना ही नहीं होता है, माइंड पे कैंसिल करिए। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इज योर आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे इसको एलिवेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस जो है आपको फिर से बता दूं, डायग्राम के हेल्प से ही होने हैं, बिना डायग्राम बनाए नहीं हो सकते हैं। आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम जब भी क्वेश्चन करिए सबसे पहले आप डायग्राम को चीट मत करिए। आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो डायग्राम को सीधे देख लेते हैं और कहते हैं बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन तो वहाँ पर आपको डायग्राम नहीं गिवन रहता है, बहुत रेयर केस में दिया जाता है डायग्राम। तो अगर डायग्राम नहीं गिवन है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको यही है कि आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ईजी है, क्वेश्चन आपको तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से।
और हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अभी तो ये बहुत ही छोटे क्वेश्चंस थे, अभी बड़े क्वेश्चंस होंगे जो इसके डबल 2 स्टेप में होते हैं। मतलब 1 स्टेप में आपको ये हाफ पार्ट है, उसका 2 पार्ट 3 पार्ट भी करने पड़ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग आते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन लेकर। और तब तक आप इनको रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए। सारे जो ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट हो चुके हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो सारे बेसिस क्लियर रहेंगे, तो क्वेश्चन में बिल्कुल आपको आसानी रहेगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।